क्या हालचाल है बच्चों? आइए स्वागत करते हैं आपका आज की अगली ऑर्गेनिक की क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपको एलिमिनेशन पूरा खत्म करा दिया। एलिमिनेशन में लास्ट में हमने पढ़ा था पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड और हमने सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन और पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड के कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नया चैप्टर भी चालू करेंगे और करेंगे होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट। होमवर्क डिस्कशन में आपको मैंने सीट में क्या दिया था, एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की सीट थी, एक्सरसाइज 2B और जेई मेंस भी मैंने करने को कहा था। सो लेट्स स्टार्ट विद होमवर्क डिस्कशन। ठीक है, सारे लोग देखेंगे, हम होमवर्क डिस्कशन से चालू करें और क्या डिस्कस कर रहे हैं हम ये बताइए। आप सीट डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी सीट है बताइए जरा? सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, ये डिस्कस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। चलिए एक्सरसाइज 2B जैसा कि उसमें मेंशन है मेरे भाई, कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली हमारे नोट्स से हैं, कॉन्सेप्ट से हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हैं। उन केसेस में मैं आपको केवल हिंट दूंगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा एक सेगमेंट एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल और वहां हमने सिल्वर सॉल्ट और सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट पर बात की। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो आइसो, याद आया आपको? तो मेरे भाई 1 एंड 2 क्वेश्चन डायरेक्टली उसी से है, कोवेलेंट और आयनिक नेचर से, वो आप कर लीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं थर्ड से। अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो ये एक मैच का कॉलम है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। मेरे भाई ए ने जो रिएक्शन लिखी है वो पिछली क्लास में हमने E1CB के एग्जांपल में सॉल्व की थी। ए है क्लियरली E1CB। बी वाली रिएक्शन को एक नजर देखो, H अरे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये तो जन्मजात E1 है, E1। सी वाला अल्कोहलिक KOH, बस नाम ही काफी है, E2। बात करें अगर हम डी की तो मेरे भाई ये है E1, हीट का साइन, एलिमिनेशन होगा। इथेनॉल वीक बेस होता है तो हमने मान लिया E। अब मजेदार चीज क्या है, इसके लिस्ट 2 में लिखा है रेडिकल। रेडिकल कहीं नहीं आएगा, इसमें किसी में रेडिकल नहीं आता। आपको याद है यहाँ क्या आता था बताओ? यहाँ इंटरमीडिएट आता था कार्बन आयन, यहाँ इंटरमीडिएट क्या आता था? कार्बोकेटायन। यहाँ इंटरमीडिएट क्या आता था? ट्रांजिशन स्टेट, केवल ट्रांजिशन स्टेट। E1 में क्या आता था? कार्बोकेटायन। मेरे भाई बहुत क्लियर है, मैच करा लेंगे। फोर्थ बिल्कुल इजी क्वेश्चन। फोर्थ में अगर आप ध्यान से देखें तो पहले लिस्ट में सारे 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, या तो मिथाइल पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है या इथाइल पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। ए में मिथाइल पर है, बी में इथाइल पर है, सी में इथाइल पर है, डी में मिथाइल पर है। मेरे भाई ए को जरा ध्यान से देखिए। अब आप कहोगे ये एलजी क्या है? मेरे भाई आप पहचान नहीं पाए। ए ऑप्शन में ये लीविंग ग्रुप ये है जो थोड़ा पैक करके लिखा है। ये ग्रुप आपने लीविंग ग्रुप में पढ़ा था, मेसाइलेट। मेसाइलेट याद है? टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, नोसाइलेट, लीविंग ग्रुप्स पढ़े थे, वहां पर था ये। तो ये लीविंग ग्रुप है, रिएक्शन के दौरान ये हट जाएगा, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। चलिए चलिए चलिए, फिफ्थ में साफ साफ देखें, फिफ्थ में 1 डिग्री हाईलाइट दिया है। फिफ्थ में रिएक्शन जो दी है वो 1 डिग्री, ZCH2Br, ये 1 डिग्री देख लो देखो। और 1 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे? SN2 SN2 SN2। मेरे भाई छोटा वाला ग्रुप होगा तो रेट बेहतर होगा, जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ेगा रेट घटता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई, 6 हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। देखो कॉलम 2 का जो पहला है, कॉलम 2 का जो फर्स्ट है, याद करो ये है कोप एलिमिनेशन, आई मीन पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड, जो पिछली क्लास में सबसे लास्ट में पढ़ा है, पायरोलिसिस ऑफ एमीन ऑक्साइड। लिस्ट 2 का जो क्यू है वो है चुगेव। चुगेव याद है? चुगेव। पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट। एस वाला देखो, एस में क्या है? C6H5, बेंजीन फिनाइल रिंग लगी हुई है, तो एस हो गया E1CB और आर तो आपका जिंदाबाद E2।
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में दो टर्म्स हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे होंगे। एक है रेजियो सेलेक्टिव आर और एक है टी स्टीरियो स्पेसिफिक। तो ये दोनों चीजें आज मैं कराऊंगा हेडिंग डालकर, ठीक है? अब आप इसे कर लीजिए। 8th क्वेश्चन जो है, सारे लोग सुनना, पूरी ऑर्गेनिक में ऐसा वर्ड आएगा कंसर्टेड। ये वर्ड आता है कंसर्टेड। कंसर्टेड का मतलब होता है कि ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म, नो इंटरमीडिएट। क्या है? ओनली टीएस इज इन्वॉल्व। ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म, टीएस मैकेनिज्म, सारे सुन लो, टीएस मैकेनिज्म, ट्रांजिशन स्टेट। कंसर्टेड का मतलब होता है उसी समय बॉन्ड का बनना और टूटना चल रहा होता है। मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन को देखें, सारे लोग 9th क्वेश्चन को देखें मेरे भाई। ए बी सी डी ई 5 चीजें दी हुई। ए है, ए से इधर क्या बना है? सी बना है। इधर क्या बना है? बी बना है। बी से इधर क्या बना है? डी बना है। और ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C6H11 दिया, देखें हम। और इससे नीचे ई दिया है, ई। आई होप आपको दिख रहा हो। तो मेरे भाई आइए, क्या क्या दिया? फॉर्मूला भी है, इधर फॉर्मूला भी है C6H12, और कोई फॉर्मूला नहीं। बाकी बताया एक्टिव इनएक्टिव। तो कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। आओ सॉल्व करते हैं 9th। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे देखो, ए के नीचे लिखा है डिक्लराइज Br2 वाटर। Br2 वाटर कौन डिक्लराइज करता है? सारे लोग देखना। ए क्या कर रहा है? डिक्लराइज Br2 वाटर। इसका मतलब क्या है? C डबल बॉन्ड C कंफर्म, इसके अंदर पाई बॉन्ड कंफर्म। दूसरा फॉर्मूले से पता चल रहा है, ए फॉर्मूला क्या है? देखो, C6H11Br कंफर्म हुआ है कि इसके अंदर एक DUU है, कंफर्म। इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, और वो देखो वो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रिंग भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है। हमें पता है वो क्या है? पाई बॉन्ड। थर्ड पॉइंट, डेटा कलेक्ट करो डेटा। ए के नीचे क्या लिखा है बेटा? ए के नीचे लिखा है कैन नॉट बी रिजॉल्व। मतलब ए कैन नॉट बी रिजॉल्व, इसका मतलब जानते हो आप? इसका मतलब जानते हो? ए इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ए इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव है, ए ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ए के बारे में हमें बहुत कुछ डेटा मिल गया। देखिए और भी डेटा है। बी के बारे में नॉन रिजॉल्वेबल। नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब ये भी इनएक्टिव है। डी के नीचे लिखा सिमेट्रिकल एल्कीन। मेरे भाई ये देखो, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। तो अब आप ए के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पर चलो। पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए में 6 कार्बन है। तो मेरे भाई 6 की चेन आ सकती है, सारे लोग देखें। 5 की चेन आ सकती है, सही है। और 4 की चेन आ सकती है, ये देखिए। और ये मेरे भाई इन सब में सिमेट्री की बात करें तो ये और ये सिमेट्रिकल लग रहा है, ये वाला भी सिमेट्रिकल लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम कुछ चीजें यहां पर रखते हैं। एक डबल बॉन्ड रखो मेरे भाई, तुम कहीं भी डबल बॉन्ड रखो। चलो मान लेते हैं हमने यहां डबल बॉन्ड रखा। तो अब Br जो है, आप जरा ध्यान से एक और चीज देखें कि ए से बी कैसे बनाया है। ए से बी कैसे बनाया है? यहां पर डाला है HBr। ए से ई, सॉरी, ए से ई एल्कोहलिक KOH, यानी कि जो Br है वो E2 कर रहा है, यानी कि जो Br है उसे E2 से निकाला जा रहा है, यानी कि Br निकल पाए। इसके लिए Br को तुम डबल बॉन्ड पर तो लगाओगे नहीं, यहां 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 यहां, यही कहीं लगाओगे, यहां 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 या यहां। मेरे भाई यहां यहां लगाओगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर कायरल हो जाएंगे, ये सेंटर कायरल हो जाएंगे, जबकि हमें पता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मेरे भाई साफ साफ दिख रहा है कि सबसे सिमेट्रिकल अगर सेगमेंट पर मैं जाता हूं, रैंडमली जाता हूं,
तो मैं यहां पर ट्राई कर सकता हूं, डबल बॉन्ड यहां लगा लो, Br यहां लगा लो, एक केस। दूसरा केस, अगर आपको लग रहा है डबल यहां लगा लो, Br किनारे लगा लो। तो मेरे भाई ये केस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सेंटर काइरल है और ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये वाला केस खल्लास। अगर मैं इस पर ध्यान से देखिए, ए है ये, तो HBr डालकर भी बनाओ, HBr डालकर भी बनाओ। इस पे HBr डालोगे तो क्या बनेगा, इस पे HBr डालोगे तो ये बनेगा। और मैंने भाई आखिरी में अपने साथ डाला जिंक हीट, और जिंक हीट आपको याद है रेडिकल रिएक्शन में, वुड्स रिएक्शन के लास्ट में हमने पढ़ा था फिटिग, वुड्स फिटिग, उलमैन, उसी में एक रिएक्शन थी फ्रैंकलाइन, ZnBr2 निकल जाएगा and you would get the only symmetrical alkene here. So it's a very clear, this is your A, this is your A, this is your B, this is your D. इस पे एंटी मार्कोनिकॉफ करा लो, एंटी मार्कोनिकॉफ। इधर HBr peroxide है, HBr peroxide, so you would get ये इधर आएगा Br, ये आपका क्या हो जाएगा C। एंड व्हाट वुड बी E, E बताओ, E में कंजुगेटेड डबल बॉन्ड आ जाएगा, E बनाओ ना, ये हो गया E, ये E हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आराम से देखें, डेटा बहुत सारा दिया हुआ है, आराम से निकल आएगा। 10th बोल रहा है कि भैया 10th है E2, और E2 में होता है आइसोटोपिक इफेक्ट। E2 में क्या होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट, इसलिए बहुत आराम से दिख रहा है 10th वाला क्वेश्चन। डी है तो डी के केस में तो रेट कम हो गई होगा, मैं हटा रहा हूं। डी के केस में, ड्यूटेरियम के केस में रेट कम होता ही है। आई आगे बढ़ती। 11th क्वेश्चन, मैकेनिज्म बहुत इजी है, एक्सेस HI है, हमने हॉट HI वाला केस कराया था आपको, तो 11th वाला क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मैकेनिज्म आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है। HI एक्सेस लिया है और HI एक्सेस लिया है, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। पहले H प्लस जाएगा, फिर याद है आपको I से हटाएगा, फिर जो ये चुनेगा उसको फिर रिएक्शन हो जाएगी। 12th वाला क्वेश्चन है बहुत हलवा, बट बहुत बार पूछा जाता है। 12th का A जो है वो E2 है और B जो है वो SN2, क्योंकि B में है CH3X और वो पैदा ही SN2 होने के लिए, करने के लिए हुआ है। और जबकि E2 विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो मेरे भाई बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो नाउ 13 तक ट्राई करना। 13 बहुत आसान है। एक प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड है A, C4H9Br, प्राइमरी बोला गया है, तो प्राइमरी में आपके पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। इसके आइसोमर बनाना, दो ही प्राइमरी बना पाओगे, इसके आइसोमर में दो ही प्राइमरी बनेंगे। कह रहा है इसे एल्कोहलिक की वजह से करा दिया गया, एल्कोहलिक की वजह से, तो एक B मिल गया। सोचो अगर इसे एल्कोहलिक की वजह से कराते तो ये मिलता, और नीचे वाले को कराते तो ये मिलता। देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। कह रहा B को HBr से कराया, B को HBr, इस पे HBr जोड़ दो, मेरे भाई ये मिला, और इस वाले से ये मिलेगा और इस वाले से ये मिलेगा। ये कह रहा है एक A का आइसोमर मिला है। क्या मिला है? आइसोमर ऑफ A। देखो ये लेकर चलते तो उसका ये आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर चलेगा। ये लेकर चलते ये भी पोजीशन आइसोमर, अभी तक कोई डिस्टिंक्शन नहीं हुआ। अब कह रहा व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, A को जब हमने रिएक्शन कराया है सोडियम मेटल के साथ, रिएक्शन समझ में आई कौन सी? वुड्स रिएक्शन। A का हमने कराया सोडियम मेटल के साथ, तो इसने कंपाउंड D दिया है और D का फॉर्मूला है C8H18। तो चलो सोचो
ये क्या दे देगा, ये सीधा डाइमर हो जाएगा इसका, 2 2 4 2 6 2 8। या तो इससे ये मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, ये देखो, इससे ये मिलेगा, और कार्बन कम है इसमें से, 1 2 3 4, ठीक था, ये मिलेगा, ये आंसर है तो ये मिलेगा, ये है तो ये मिलेगा। आखिरी में दिया विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये देखो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर अगर मैं सोडियम मेटल डाल दूं, अगर मैं सोडियम मेटल डाल दूं तो क्या मिलेगा बताओ जरा, 2 2 4 2 6 2 8। वो कह रहा है ये नहीं मिलेगा, डी ये नहीं है। देखो आखिरी में बताया गया है ये डी नहीं है, तो मेरे भाई डी ये नहीं है, हटा दो, मिल गया यार, सबका पहले वाला खल्लास हो जाएगा। आखिरी में डी के 2 केसेस में एक लाइन दी हुई है जिसमें बोला गया है कि डी वो नहीं है जो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड सोडियम मेटल से देता है। यार लीनियर वाला केस गायब हो गया, बस अपना अपना काम हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट जेईई मेन। जेईई मेन बहुत इजी क्वेश्चन है। लुक एट क्वेश्चन 1, इट्स अ क्लियर कट SN1। मेरे भाई मेरा सिंपल फंडा है, सब्स्टिट्यूशन तो अंधे को भी दिख जाएगा, Br हटकर OH लगाए, यूनिमोलिकुलर या बायोमोलिकुलर। इसके लिए आपको बस इतना देखना है कि वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वीक के केस में यूनिमोलिकुलर सेगमेंट या रिएक्शन होती है। चलिए, तो आप जेईई मेन निकाल सकते हैं। 1 2 बहुत इजी है। थर्ड में नो रिएक्शन होगा, सेकंड के थर्ड में नो रिएक्शन होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेन के क्वेश्चंस, ठीक है। याद रखना थर्ड का भी सेम कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 2 आयोडीन है, एक आयोडीन बेंजीन पर ही लगा है, तो बेंजीन पर लगा हुआ आयोडीन आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अभी दिमाग में रख लेना, इट्स अ DDT। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये क्लोरोबेंजीन और ये होता है आपका क्लोरल CCl3 और ये है H2SO4। तो मेरे भाई जो आंसर मिलता है वो अभी आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो मिलता है DDT, वो मिलता है DDT। तो ये एक क्या है, क्या है ये DDT, सुना है कभी? ये है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड। आप लोग सावधान रहिएगा इससे, अरे यार मतलब समझ लो। फिफ्थ सीधा सीधा SN2, फिफ्थ इज डायरेक्ट SN2। और आपको पता है बेंजीन या एराइल या विनाइल सिस्टम से अगर सबस्ट्रेट लीविंग ग्रुप लगा है तो ना वो SN1 करता है ना वो SN2 करता है। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following on heating with KOH produces acetaldehyde? तो मेरे भाई सबसे रिएक्शन करा लो, जब सबसे रिएक्शन कराओगे, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, थोड़ा सा अच्छा है। 6 का थर्ड ऑप्शन देखना, आपको ये दिया गया। मेरे भाई आप बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल है और बाकी सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि यहां पाई बॉन्ड है, OH माइनस यहां अटैक करेगा, OH माइनस यहां अटैक करेगा, ठीक है। OH माइनस अटैक करेगा तो आंसर एसिड आ जाएगा, आई मीन एसिड सॉल्ट। ये रिएक्टिव सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है एल्डिहाइड। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में एक ही कार्बन पर 2 Cl है, अगर KOH SN2 कर रहा है तो दोनों को चुन चुन कर हटाएगा, चुन चुन कर, और 2 OH से फिर आप क्या निकाल दीजिएगा, वाटर। वाटर निकाल दिए, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आ गया। सेकेंड आंसर, एक ही कार्बन पर 2 Cl है, 2 OH चाहिए, वाटर निकलेगा, एल्डिहाइड आंसर। 7, अरे SN1 ये तो कब से निकाल ले आप। SN1 मीन्स होता है ईज ऑफ डिसोसिएशन, या देसी तरीके से बोले तो कैटायन स्टोरेज। एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस का है, ऑप्शंस देख के करिएगा, 110% सही हो जाएगा। 9th की बात है, आइए 9th की बात करते हैं। 9
नाइन्थ बहुत आसान है, एनबीएस पढ़ा हुआ है ना आपने। अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो, एनबीएस लगाता है एलाइलिक पोजीशन पर बीआर, ये लगाया बीआर। अब एक्वस K2CO3 है, यही मात खाते हो तुम, एक्वस K2CO3। अब ये क्या है, KOH ही तो है, ये KOH ही तो है। KOH क्या करेगा, बीआर को हटा देगा। लो आंसर एंजॉय करो, एंजॉय करो, आंसर एंजॉय करो। 10th इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, हमने पढ़ा हुआ है। 11th डायरेक्ट SN1 है, डायरेक्ट SN1 लिखा हुआ है, कैटायन स्टेबिलिटी या ईज ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए 12 जैसा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं। 12 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कोई है यहां पर कुछ है, अपॉन ट्रीटमेंट विद टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। आपको मैंने बताया है ये एलिमिनेशन करने के लिए पैदा हुआ, एलिमिनेशन E2। अगर ठीक है, कह रहा ये डाल दो और फॉलोड बाय वाटर। क्लियर, ध्यान से सुनना, यहां कोई कंपाउंड है अननोन, 4 ऑप्शन है ABCD, उसमें से सेलेक्ट करना। इस पे ये डाला गया, ये डाला गया, ठीक है। कह रहा जो मिला है वो ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का कलर डिक्लराइज नहीं कर पा रहा है, कलर डिक्लराइज नहीं हो रहा है। कलर या नेगेटिव टेस्ट लिख दो, सीधा सीधा लिखो नेगेटिव टेस्ट, कलर डिक्लराइज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो यहां डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये तो यार एलिमिनेशन ही करता है। डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन ये तो एलिमिनेशन ही करता है। अब ऑप्शन पर नजर डालो, ऑप्शन पर नजर डालो तो आपको पहला ऑप्शन ऐसा मिलेगा, इसमें एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन ऐसा मिलेगा, इसमें एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता। मेरे भाई एक कार्बन से लीविंग ग्रुप हटाकर कैसे डबल बनाइएगा, कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए ना भाई। अरे यहां डबल थोड़े बन पाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं आएगा यहाँ, बहुत क्लियर। बाकी सब में डबल आ सकता है, इसलिए बाकी जो सारे के सारे वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे, फर्स्ट वाला नेगेटिव देगा। तो मेरे भाई 14th डायरेक्ट E2 है, तो आप इसे रखते हैं 15 तक, ठीक है। 15 तक हमने इसे डिस्कस किया है, बाकी आप अगली क्लास में कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे और नया टॉपिक चालू करेंगे। नया टॉपिक बहुत जंगल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसलिए मैं ये हटाऊंगा। चलिए आइए, बहुत जनरल टॉपिक है। जैसे आज मैंने बताया था एक ऑप्शन, मेरे भाई ऐसा ऑर्गेनिक में आपको कई जगह देखने को मिलेगा, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, इसका क्या मतलब है वो मैं बता देता हूं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है, तुमने उस रिएक्शन में कुछ भी कराया, यहां जो आंसर आया वो आंसर आया मान लीजिए C+D। इधर क्या है उस पर भी फोकस नहीं करो, इधर जो आंसर आया वो 2 या 2 से ज्यादा आंसर हो सकता। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, अगर C और D स्ट्रक्चरल आइसोमर, अगर C और D क्या है मेरे भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। और ध्यान से सुनना, किसी एक का कंसंट्रेशन, किसी एक का, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, अगर दूसरे से ज्यादा है, ज्यादा डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए, तो हम चिल्ला कर बोलेंगे रिएक्शन जो है वो रीजियो सेलेक्टिव है। रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव। अब मेरे भाई ये बहुत आसान चीज है, आपको बड़ी टेक्निकल लग रही होगी, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ध्यान से इसके नाम को सोचो, रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो लिया गया रीजन, जगह, साइट, पोजीशन, रीजन सुना ना, रीजन, उस जगह से रीजियो। अगर कोई प्रोडक्ट
एक पर्टिकुलर रीजन को, साइट को ज्यादा सेलेक्ट कर रहा है, तो रीजियो सेलेक्टिव। एग्जांपल से करते हैं, आइए एग्जांपल से करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। मैंने आपको दिया ये कंपनी, आपने डाला HBR, तो बताइए ये प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा दे रहा हूं। ये एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा। ये एनसीईआरटी में ये भी थोड़ा बनाया हुआ है, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो होगा ये मिलेगा आराम से अराउंड 90%, और ये मिलेगा 10%। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स, तो सारी कंडीशन वैलिड, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, और इन दोनों में कोई एक डोमिनेट कर रहा है। मेरे भाई ये कैसी रिएक्शन होगी बताइए? रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ऐसे हम बहुत सारी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मैं एक और चीज देता हूं, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है और मैंने आपको HBR दिया, तो मेरे भाई अब आप देख सकते हैं ये रिएक्शन नॉट रीजियो सेलेक्टिव, ये रीजियो सेलेक्टिव नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं चाहे HBR की जगह आप DBR ले लीजिए, DBR फर्क नहीं पड़ता, HBR लो या DBR लो, D यहां BR यहां, या फिर D यहां BR यहां, बात बराबर है। ये दोनों प्रोडक्ट बराबर अमाउंट में होगी। ये नॉट रीजियो सेलेक्टिव। क्यों रीजियो सेलेक्टिव नहीं? अरे पहली बात तो दो चीज नहीं बन रही है, अगर आप बनाओगे तो D यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात बराबर। तो तुमने सिलेक्शन कहां किया? दो लोग हैं, मैंने एक चीज 50% इसे दे दी, 50% इसे दे दी, तो मैंने कोई सिलेक्शन नहीं किया भाई। मैंने एक को 70 दिया, एक को 30, अब सिलेक्शन हुआ। एक चीज को मैंने फेवर किया है, सेलेक्ट किया है। तो मेरे भाई रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन केवल इतना होता है। ऐसे ही मिलते जुलते नाम में एक नाम आता है मेरे भाई स्टीरियो सेलेक्टिव। मेरे भाई सेम है। अगर कोई रिएक्शन है और इसका कोई प्रोडक्ट है, ऐसा देखिए, आपको वही करना है। गिवन दैट इस बार C और D स्ट्रक्चरल नहीं, स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्टीरियो आइसोमर। और अगर कोई एक दूसरे से ज्यादा है, अच्छा खासा डिफरेंस है, मेरे भाई आप देख सकते हैं रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन वुड बी स्टीरियो सेलेक्टिव। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। मान लो किसी रिएक्शन में जो C है और जो D है, ध्यान से देखिए, मान लो C बन गया आपका 50 या 49 और D बन गया आपका 51%। तो आप देखें, हम इसे बोलेंगे नो स्टीरियो सेलेक्टिव। दिमाग में रखो, सिंपल सी बात है। 49, 51, 50, 50। मेरे भाई आपसे कोई बहुत ज्यादा ऐसा बीच में केस फंसा के नहीं पूछेगा। अच्छा, किसी ने कहा मान लो है 70 या ऐसा 65, 35। मेरे भाई ये है मॉडरेटली स्टीरियो सेलेक्टिव। किसी ने कहा 95, 5। मेरे भाई स्टीरियो सेलेक्टिव, बिंदास स्टीरियो सेलेक्टिव। एक ने कहा इसके बारे में क्या कहोगे? सोचो आप। हंड्रेड टू 0 के बारे में क्या कहेंगे? मेरे भाई ये हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक। ये क्या हो गया बताइए? ये एक ऐसा केस हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक, जब एक यूनिक एक आंसर आ रहा है, 100 स्पेसिफिकली एक ही स्टीरियो आइसोमर आंसर आ रहा है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक केस हो गया।
तो मतलब आप देखिए स्टीरियो सेलेक्टिव तो है ही, इसे स्टीरियो सेलेक्टिव तो बोलेंगे ही, बट ये एक स्पेसिफिक केस है इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक। तो मेरे भाई ये याद रखिएगा, नोट में हम इसे लिख सकते हैं, ईच स्टीरियो स्पेसिफिक केस इज स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो selective, but reverse is not true. Reverse is not true. सच नहीं है, रिवर्स उल्टा सच नहीं है। तो मेरे भाई ये वो टर्म था जो उस क्वेश्चन में था और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप अपनी थ्योरी कॉपी में लिख लीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही कॉमन रिएक्शन का सेगमेंट है जो आईआईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो करने के बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। आइए ये सेगमेंट में हटा रहा हूं, ये सेगमेंट वीडियो सेलेक्टिव और इसके एग्जांपल्स कर लेंगे, कुछ एक एग्जांपल्स ले लीजिए, इसके एग्जांपल्स तो कर ही नहीं। मान लीजिए मैंने आपको ये दिया, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डी लगा है, यहां एच लगा, कायरल सेंटर ऊपर डी है नीचे एच, और मैंने कहा यहां HBr ले। फिर एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये डबल बॉन्ड है, मैंने यहां लगा दिया टर्सरी ब्यूटाइल अप साइड, टर्सरी ब्यूटाइल आप जैसा होता है बड़ा वाला, और इस पर आपने कर दिया HBr। अब आप सोचो कितना सिंपल है, क्या HBr इस पे जोड़ोगे HBr, बताना जरा। ये सेंटर तो आपने टच किया ही नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा, ये तो बिल्कुल ऐसे रहेगा। क्या आपको पता है बीच में ऐसा केटायन बनेगा, यहां H आ जाएगा, बीच में केटायन बनेगा। अब इस केटायन पे Br टॉप बॉटम दोनों टैग करेगा। जब Br टॉप से आएगा तो उसे D मिलेगा, ऊपर H भी मिलेंगे बहुत सारे, और इस कार्बन पे D मिलेगा। लेकिन जब Br इस पर नीचे से आएगा तो उसे हर कार्बन पे H मिलेगा। लेकिन यही क्वेश्चन यहां सोचो, जब Br ऊपर से आएगा ऊपर कौन मिलेगा, बहुत बड़ा वाला ग्रुप, और वो ऊपर से Br के आने के चांसेस को घटा दे। मेरे भाई आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मैं आंसर्स बनाऊं तो देखिएगा जरा, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ये H है, इसका ये आंसर जो है BrH, और एक आंसर और जो आएगा, सारे लोग देखिए, यहाँ मिथाइल है, सॉरी ये मिथाइल और ये Br, इसमें ये वाला प्रोडक्ट काफी ज्यादा बनेगा, ये वाला काफी कम बनेगा। Br ऊपर से आने में कंफर्टेबल नहीं होगा, जबकि यहां अगर हम बात करें तो यहां Br के ऊपर और नीचे आने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कंसंट्रेशन में, क्योंकि आप देख सकते हैं D और H में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप बताइए, ऊपर वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ये जो रिएक्शन है 1 2 हो चुका था, ये 3 ले लीजिए और ये 4, तो क्या आप देख पा रहे हैं थर्ड रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है। यहां मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, सारे लोग देखना। अगर मैं बात करूं स्टीरियो सेलेक्टिव, तो मेरे भाई थर्ड स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है, जबकि फोर्थ स्टीरियो सेलेक्टिव है, क्योंकि यहां दोनों के प्रोडक्ट में अच्छा खासा डिफरेंस है। वहीं अगर मैं बात करूं रिजियो सेलेक्टिव, तो मेरे भाई आप देखें दोनों रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव है, दोनों रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव है, क्योंकि बताइए इन दोनों कार्बन में Br ने ये वाला ज्यादा सेलेक्ट किया है या नहीं? अरे ये तो डबल बॉन्ड पर एडिशन तो रिजियो सेलेक्टिव था ही, डबल बॉन्ड पर एडिशन तो रिजियो सेलेक्टिव, दोनों रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव हैं, फोर्थ वाली स्टीरियो सेलेक्टिव है। एक एग्जांपल देता हूं स्टीरियो स्पेसिफिक का, एग्जांपल नंबर 5, सारे देखो, ये है ट्रांसब्यूटीन और ये आपने Br2 डाला, क्या याद है आपको? ट्रांस प्लस एंटी क्या बनता है? मीजो एराइथ्रो, याद आया क्या? मेरे भाई आप देखें ये स्पेसिफिक हो गया,
ये स्पेसिफिक आइसोमर हो गया। 100% देखो ये बन रहा है, 100% ये बन रहा है। लास्ट रिएक्शन क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक। लास्ट रिएक्शन क्या है? स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक। ये हमने एग्जांपल्स भी कर लिए, आप देख सकते हैं, देख लो इसे ध्यान से। ओके, मैं इसे हटा रहा हूं भाई लोग। ठीक है, चलिए जनरल रिएक्शन से बहुत बहुत ऑब्वियस रिएक्शन से हम उन्हें करने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी। मैं लिख रहा हूं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइट। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विद, मेरे भाई महा इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ये आईआईटी हर साल पूछता है, ये आईआईटी हर साल पूछता है, हर साल, और बहुत ऑब्वियस भी है। रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन को मैंने ऐसे कैटेगराइज कर दिया, आपको पता है प्राइमरी अमीन में NH2 होगा, प्राइमरी अमीन में NH2 होगा। अब एक और चीज होगी, कोई एक चीज कोई और होगी, उसे हमने जेड लिख दिया। कोई कॉन्सेप्ट या रॉकेट साइंस नहीं है सर, जेड क्यों लिखा? हम आर लिखे तो लिख लो आर, बी सी डी ई एफ जी एच, 26 अल्फाबेट में जो मना है वो लिख लो। ये NH2 होना चाहिए साथ में आपके, ये वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन कौन करेगा? रिएक्शन कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड दो। मेरे भाई जितना हो सकता है उतनी बार इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, बहुत ज्यादा। आइए अब इस रिएक्शन के बारे में सारे सीक्रेट आपको बता। जब इसके सामने कोई भी ऐसा कंपाउंड आता है NH2Z टाइप का, मेरे भाई ये कंपाउंड जल छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? जल। और आपको मिलता है C डबल बॉन्ड NZ। सारे लोग देखें, ये आंसर खत्म। मैं जेड वेरी करता रहूंगा, ये आंसर फिक्स रहेगा आपका, जेड बदलते रहना बस, इधर भी इधर भी। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में एक मजेदार चीज होती है, रिएक्शन के एरो के ऊपर या नीचे लिखा होता है pH 4.5 to 6। क्या लिखा होता है भाई लोग? pH 4.5 to 6। इसका क्या मतलब है कि इस रिएक्शन के दौरान हम इसके बीच की एक pH वैल्यू मेंटेन करते हैं, इसके बीच की एक pH वैल्यू मेंटेन करते हैं। क्या आपके दिमाग में आ गया कि यार ये तो एसिडिक कंडीशन है, pH 7 से कम है, एसिडिक कंडीशन है। हाँ, लेकिन हम उस H+ के कंसंट्रेशन को कंट्रोल्ड स्टेज में यूज करते हैं, ना ज्यादा कम ना ज्यादा। मेरे भाई देख लो 4.5 to 6। अब ये वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली आई होगी, लेकिन हम बात करेंगे कि सिरिंज में रखने का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान, सब बात करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो पूरी ऑर्गेनिक में वैलिड है, इसलिए ध्यान से सुनिए। आइए मेरे भाई शुरुआत यहीं से करते हैं, व्हाई दिस कंडीशन इज यूज्ड। ठीक है, तो चलो मैं आपको मैकेनिज्म पर लेकर चलूं, उससे पहले एक छोटा सा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने 100 कुछ भी 100 चीज खरीद लिया। मान लीजिए आपने 100 पेन खरीद लिए या कुछ भी 100 चीज खरीद ली। अब आपने उसे खरीदा है 100 चीज को 10,000, और अब आप उसे बेचने बैठे, अब आप उसे बेचने जा रहे हैं और आपने कहा कि 10 गुना मुनाफा कमाऊंगा, और आपने 1 लाख रुपए में उसे बेचना। तो अब आप बैठे हैं, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। अरे तो बुद्धिमानी किस चीज में है? मुनाफा कम कर लो,
10,000 का लाए हो, 20,000 में बेच लो, जल्दी बिक जाएगा, दोबारा ले आओ फिर बेच लो। सुनना क्या मतलब है इसका मेरे भाई, सारे लोग देखना, सारे कार्बोनाइल ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहां नाइट्रोजन पर लोन पेयर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक। अच्छी बात है, इलेक्ट्रोफाइल के पास न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा तो कौन आएगा भाई? ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल। बट प्रॉब्लम क्या है, ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल, और ये भी न्यूट्रल है। मेरे भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है लेकिन ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं। तो अब रिएक्शन के रेट को कैटलाइज करने के लिए या तो मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाऊं, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ाऊं, या इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ाऊं। कोई एक काम तो करना, या तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ाऊं या इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ाऊं। कुछ तो एक काम करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा रिस्क लिया जाता है, थोड़ा रिस्क लिया जाता है। भैया ऐसे तो रिएक्शन स्लो 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 पता नहीं कब तक होगी। एसिडिक कंडीशन पीएच 7 से कम लेने का प्रयास होता है। पीएच 7 से कम लेने का फायदा क्या है वो बताओ मेरे भाई, मुझे बताओ। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना चाहता हूं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो इस कार्बन पर मतलब सीधा सीधा ये हो गया ना, इस कार्बन पे प्लस बढ़ा दो, इस कार्बन पे पहले कुछ प्लस होगा। मैं कह रहा हूं मैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना चाहता हूं, पार्शियल प्लस है यार, है तो ओवरऑल न्यूट्रल ही, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने का मतलब है इसका प्लस बढ़ाना। इसका प्लस बढ़ाने का मतलब है ऑक्सीजन और ज्यादा खींचने लगे तो प्लस बढ़े। मैंने ऑक्सीजन से कहा है ऑक्सीजन चलो और ज्यादा खींचो, ऑक्सीजन ने कहा सर क्या बात करते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलराइजेशन के एक्सटेंट से ज्यादा मैं खींच नहीं सकता, आपके कहने से थोड़ा खींचने लगूं। मैंने कहा तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दुहाई दे रहे हो, कह रहा हाँ। मैंने कहा तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दूं तो, उसने कहा तो ज्यादा खींच लूंगा। पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है। सुना मेरे भाई, जो पीएच लेस देन 7 पर H प्लस होते हैं वो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में इस ऑक्सीजन पर अटैक कर जाता है। और अब आप सारे देख सकते हैं यहां प्लस आने की वजह से यहां की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ गई, क्योंकि ये इसका पोलराइजेशन और तेज हो जाएगा, और तेज। समझो मेरे भाई, ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ये है आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक। समझो बात को समझो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक। पूरी ऑर्गेनिक में नोटिस करना, अगर दोनों न्यूट्रल हैं तो पीएच लेस देन 7 लेना कंपलसरी हो। लिखा हो ना लिखा हो, पीएच लेस देन 7 ले लेना। देख अब आप कहोगे इसमें तो फायदा है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, नाइट्रोजन खटाखट अटैक करेगा, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी होगा, वो नुकसान समझो। अगर H+ आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर ले रहा है तो क्या ऑक्सीजन आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर को ले रहा होगा या नहीं ले रहा होगा? डेफिनेटली लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से जल्दी तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा। तो मेरे भाई NH2Z, ध्यान से सुनना, बहुत लाख टके की बात है, सारे लोग देखना। H+ जो आपने लिया है वो H+ इन मॉलिक्यूल्स को ये बनाएगा या नहीं बनाएगा? मेरे भाई ये न्यूक्लियोफिलिक थे और ये क्या हो गए? लेस या नॉन न्यूक्लियोफिलिक। अब इसका लोन पेयर तो खा गया H+, तो फायदा है तो थोड़ा नुकसान भी है। H+ ने अगर यहां आकर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई है तो वो कई न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल्स को नलीफाई कर देगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खराब कर देगा। मेरे भाई तुम्हारा सामान रखे रखे खराब हो जाए, इससे अच्छा थोड़े बहुत घाटे में बेच लो। मेरे भाई मान लो ये पहले 1000 मॉलिक्यूल्स थे और ये 1000 मॉलिक्यूल्स थे, 1000 मॉलिक्यूल्स, 10 दिन हो गए, 5 मॉलिक्यूल इसके 5 मॉलिक्यूल इसके, रिएक्शन करके आगे जा रहे। अपना पेशेंस लेवल जवाब दे गया, अपन ने H+ ले लिया 7 से नीचे, माना इसके 100-200 मॉलिक्यूल बर्बाद हो गए, लेकिन 800 मॉलिक्यूल ने खटाखट रिएक्शन दे दी। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो फायदा है, नुकसान भी है, हम दोनों का जिक्र करेंगे। अब आप सोच सकते हो कि पीएच को बैलेंस क्यों किया गया। अगर पीएच इससे भी कम हो जाए, 4.5 से भी कम हो जाए पीएच, तो सिस्टम में H प्लस खूब सारे हो जाएंगे, और अगर सिस्टम में H प्लस खूब सारे हो गए तो ये रिएक्शन पूरे न्यूक्लियोफाइल को बर्बाद कर देगा। क्या समझ रहे हैं? अब इसका दोनों रेंज समझो। ये आउटर लिमिट इसके लिए, इससे कम, इससे ज्यादा पीएच करोगे, आपको पता है पीएच ज्यादा तो H प्लस कम, पीएच कम तो H प्लस ज्यादा, इतना तो पता होगा। अगर पीएच इससे ज्यादा हुआ तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी नहीं बढ़ पाएगी, और अगर पीएच इससे कम हुआ आपके न्यूक्लियोफाइल कम बचेंगे सिस्टम के अंदर, बाकी की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। So there must be a balance between pH values. इसके बीच की वैल्यू लेते हैं जिसमें इससे भी फायदा हो और वहां भी ज्यादा नुकसान ना हो। मेरे भाई ये थियोरेटिकल चीज है, रिएक्शन में ऐसा बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। चलो रिएक्शन करें। ओके, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ चुकी है। अब बताओ क्या होगा, कौन आएगा? NH2Z। सारे लोग देखिए, ये देखिए कहां अटैक करेगा, बताओ कहां पर? क्लियरली आपको दिख रहा है, यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, क्या मिलेगा? OH मिलेगा, और N पर ये मिलेगा। ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, यहां प्लस पे नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, N प्लस। अब बताओ ये क्या छोड़ दे? H प्लस छोड़ दे, और बनने वाली चीज को देखो, OH NH। सिस्टम में H प्लस है। अब ये H प्लस कहां अटैक करेगा, आप खुद सोचो। लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर यहां भी है, कॉमन सेंस है अटैक नाइट्रोजन पे करना चाहिए, लेकिन अगर नाइट्रोजन पे अटैक कर गया तो रिएक्शन पीछे आ जाएगी, रिएक्शन पीछे आ जाएगी। तो मेरे भाई क्या आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन की जगह, और सारे लोग देखिएगा बहुत मजेदार है, जल छोड़ देगा। ये क्या छोड़ देगा? जल। जल है कि मानता नहीं, जल छोड़ देगा। तो कार्बन पर जो प्लस आएगा, मतलब नाइट्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन दे देगा। कार्बन पर जो प्लस आएगा, नाइट्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन देगा। सारे लोग देखो, क्या आपके सामने ये आया या नहीं? बोलो ये आया या नहीं? और यू कैन नॉट कंज्यूम कैट, कैट को कंज्यूम नहीं किया जा सकता, तो ये H प्लस रिलीज कर देगा। H प्लस लिया था ना तुमने, यार क्या करते हो भाई? अरे बधाई हो बधाई, आंसर आ गया। सारे लोग एक एक नजर गड़ा कर देख लो यार, और हम नोट में लिखने वाले हैं बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। तुमने यहां एडिशन किया है और फिर एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया है, सो इट इज कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन, इट्स सम सॉर्ट ऑफ एडिशन एलिमिनेशन। चलिए, तो इस रिएक्शन में मैं नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। इफ प्राइमरी अमीन इज यूज्ड, सारे लोग देखिए, प्राइमरी अमीन इज यूज्ड। अगर प्राइमरी अमीन है तो बताओ प्रोडक्ट में कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आएगा या नहीं आएगा? देन प्रोडक्ट वुड हैव क्या? C डबल बॉन्ड N। प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड N होगा। सेकेंड पॉइंट, व्हाई एसिडिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड। ध्यान से सुनेंगे, एसिडिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है ताकि वो कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा सके। ध्यान से रखें, pH लेस देन 7, pH लेस देन 7 इज यूज्ड, ध्यान से सुनेंगे, टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। पूरी ऑर्गेनिक में ये लाइन वैलिड है, याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल, ऑफ कार्बोनाइल। सारे देखना, बहुत मजेदार है। कार्बोनाइल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के लिए यूज होता
अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर पीएच का ये रेंज पर हम बात करने जा रहे हैं, तो एक बार मैं बात करूंगा पीएच इक्वल टू 4.5 पर, और एक बार मैं बात करूंगा पीएच इक्वल टू 6 पर। ठीक है, तो सोचो और ध्यान से सोचो, सारे लोग ध्यान से सोचो। एट पीएच इक्वल टू 4.5, प्लीज आप सारे लोग ये सोचकर बताओ कि पीएच अगर 4.5 है तो आरडीएस कौन सा स्टेप होगा, सोच कर बता। अगर पीएच 4.5 है तो आरडीएस कौन सा स्टेप होगा, सोचिए। अगर पीएच 4.5 है तो आरडीएस कौन सा स्टेप होना चाहिए? चलो मुझे बताओ, पीएच इक्वल टू 4.5 पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? हायर। H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज हायर। H प्लस आयन कंसंट्रेशन हायर हो गया तो बताओ ये वाली रिएक्शन डोमिनेट होगी या नहीं होगी? बोले ये वाली रिएक्शन डोमिनेट होगी या नहीं होगी? यानी कि इफेक्टिव, सारे लोग देखना, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ NH2Z डिक्रीजेस। इसका जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ध्यान से देखिए, बिकॉज ऑफ, अब ये रिएक्शन तो आपको पता ही है दोस्त, इसमें क्या रॉकेट साइंस में आपको बताऊं, ये H प्लस ज्यादा है तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल को कुछ हद तक कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम, हेंस इसका अटैक स्लो होगा क्योंकि इसके इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम हो गए हैं, तो यहां पर सेकेंड चेंज काफी स्लो हो जाएगा। हेंस स्टेप 2, सारे लोग देखेंगे, स्टेप 2 इज आरडीएस। स्टेप 2 आरडीएस, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा, चौथा और ये पांचवा और ये आखिरी में छठा। स्टेप 2 आरडीएस है मेरे भाई, सारे देखें, स्टेप 2 आरडीएस। ये रिएक्शन में वहां लिख चुका हूं इसलिए यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखना, फोर्थ मजेदार पॉइंट। अब मैं बात करूंगा पीएच इक्वल टू 6 पर, एट पीएच इक्वल टू 6। अगर पीएच 6 है तो बताओ अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। H प्लस आयन इज हायर, सही है, कॉमा लगा देना यहां पर, आई। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज लो, ये कम होगा। तो मेरे भाई तुमने H प्लस यहां यूज किया, ये तो समझ में आता है, दोबारा H प्लस यहां यूज किया, दोबारा H प्लस यहां यूज किया, और अगर H प्लस आयन कम होगा तो ये वाला स्टेप जो है ये स्लो रहेगा क्योंकि H प्लस आयन इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। तो स्टेप 1 2 3 4, हेंस स्टेप 4 इज आरडीएस। आरडीएस समझ में आया? मुझे एक बात बताओ, अगर 4.5 4.5 ले रहे हैं तो ये स्टेप स्लो है, 6 ले रहे हैं तो ये स्टेप स्लो है। जब तुम लेबोरेटरी में जाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करते हो, तो क्या तुम सोचते हो कि रिएक्शन स्लो होनी चाहिए? नहीं, हम रिएक्शन में प्रोडक्ट अच्छे रेट से पाना चाहते हैं, इसलिए हम ना तो 4.5 लेंगे ना 6 लेंगे, हम इसके बीच की एक पीएच वैल्यू लेंगे ताकि ये वाला स्टेप भी आपका क्या हो जाए, बोलिए, स्पीड अप, और ये वाला स्टेप भी स्पीड अप हो जाए, यानी कि ऑप्टिमाइज किया गया है। और इस रेंज पर, इस रेंज में आरडीएस नहीं बताया जा सकता। हम या तो इस किनारे पर आरडीएस बता पाएंगे या इस किनारे पे जैसे बताया, लेकिन इसके बीच में अगर बताओ 5.5 पर कितना होगा, हमें क्या पता, 5.4 पर हमें नहीं पता, टर्मिनल्स पर पूछेगा नहीं कोई, टर्मिनल पर ही पूछेगा। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट उधर लगा हुआ है। अब एक मजेदार पॉइंट है जो अभी मैं इस पे लिखूंगा, मजेदार पॉइंट है जो मैं अभी इसमें लिखूंगा। पॉइंट्स बहुत सारे आएंगे, 5th आएगा, 6th पॉइंट आएगा, सब मैं लिखूंगा। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन से चालू करते हैं। ये देख लो आप, रिएक्शन मैकेनिज्म नोट के पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको इसमें क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, ये 18 में क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। ठीक है, नोट में मैं पॉइंट दिखा दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू।
शॉर्टकट तो पता है यार, वाटर निकालना है बस। आइए चलिए क्वेश्चंस करते हैं कुछ। लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज PHCHO, क्लियर। और ये मैंने आपको दिया CH3। जेड मैंने क्या ले लिया, मिथाइल। बाकी यहां पर वो पीएच वीएच सब है आपको, 4.5 से 6 के बीच का है। कर लोगे? आसान है यार। मैंने यहां पर क्या किया, आप देखना मैंने यहाँ OH ले लिया, जेड की वैल्यू आप अगर देख रहे हैं तो ये राइट वाला जेड है, ये वाला सही है। वही बदल रहा हूं मैं, बाकी सब कुछ सेम है। वही बदल रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है। सारे लोग देखते हैं। ये देखो मैंने जेड को NH2 ले लिया, दो NH2। ओके, एक काम करते हैं, एक है छटा के मैं बेंजीन लगा लेता हूं। अरे यार आपको बस उतना ही देखना है, उससे ज्यादा जेड। ये राइट वाला जेड है, राइट वाला। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर है NH2, सेम चीज ले रहा हूं मैं, बस मैं एक काम कर रहा हूं कि इसके 2 और 4 पोजीशन पर मैं NO2 लगा दे रहा हूं। 2 और 4, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, राइट वाला जेड है, जेड वैसे ही रहेगा आंसर में। मेरे भाई ऐसे में बहुत सारी रिएक्शंस लिख सकता हूं। लुक एट वन मोर रिएक्शन। और इसे आपको ढूंढना पड़ेगा आपकी बुद्धि से, मतलब बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस कंपाउंड में देखो यहां 2 NH2 थे, तो ये दोनों सिमेट्रिकल है, तुम चाहे ये वाला इधर लो या वो वाला इधर लो, बात बराबर है। बट इन दिस कंपाउंड 6 ये NH2 और ये NH2 अलग अलग है, तो आपको सोचना पड़ेगा कौन सा NH2 एक्चुअली रिएक्शन करेगा और कौन सा NH2 जेड का हिस्सा होगा, ये सोचना पड़ेगा। चलिए, अब यार ये सारी रिएक्शंस में एक्चुअली बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है, आप खटाखट सबके आंसर बना सकते हो। फंडा वही पुराना, तुम्हारा बहाना, जल निकाल दो। क्या निकाल दो? जल। मेरे भाई जल छोड़ देगा ये। आंसर क्या है? PHCH डबल बॉन्ड NCS। अब वो अलग बात है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है, कितने होंगे, 2 होंगे, वो सब आप बताते रहिए। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? इमाइन। C डबल बॉन्ड N को क्या बोलते हैं? इमाइन। तो रिएक्शन हो गई, खटाखट रिएक्शन हो रही है भाई साहब। देखो सारे देखो, खटाखट रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे अगली रिएक्शन कर लो। अगली रिएक्शन में भी क्या होगा ये देखिए, आंसर बताइए क्या है? PHCH। ये देखो, अरे ग्रुप पता है कौन सा है? ऑक्साइन डबल बॉन्ड NOH को क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। अरे कर लोगे दोस्त, हाँ तो बोल दो कि सर हो जाएगा, रहने दो, लेकिन तुम लोग कहां बोलने वाले हैं? ऐसे कर, जेड इसका ये, इसका ये, इसका सारे कंप्लीट कर लेना पूरे के पूरे। PHCH डबल बॉन्ड NH, और ये PH लिख सकते हैं, फिनाइल बना। यहां पर भाई साहब जेड तो ये बड़ा वाला है आप जैसा, ये देखो, ये है जेड, तो आंसर बना दीजिए। अपन तो इधर वाटर निकालेंगे, बस जेड वैसे ही रखना। हो गया PHCH डबल बॉन्ड NH। सारे लोग देखिएगा, ये NO2 है, ये NO2, ठीक है। और यहां सोचते रहिए, अभी हम कर लेंगे इसे। मेरे भाई इस रिएक्शन में नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहां जो कंपाउंड्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नाम भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम नहीं पता है तो ये भी आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। आइए मैं जैसे आपको नाम बताता हूं। NH2 क्या होता है? जैसे इसका नाम तो सबको पता है, मिथाइल एमीन। क्या नाम है बताओ भाई लोग? मिथाइल, और इसका नाम क्या है? एमीन।
वैसे इसका नाम OH हाइड्रोक्सिल, OH की वजह से वो हाइड्रोक्सिल, और NH2 क्या है? एमीन। मेरे भाई NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीन। तो मेरे भाई ये भी था तो हाइड्रोजीन ही, बस क्या आ गया? फिनाइल। क्या आ गया मेरे भाई? फिनाइल। पूरा नाम क्या हो गया? फिनाइल हाइड्रोजीन। मेरे भाई ये क्या था? ये था तो फिनाइल हाइड्रोजीन, बट उसमें 2 और 4 पोजीशन पर। ये था तो फिनाइल हाइड्रोजीन, बस 2 और 4 पोजीशन पर क्या लगा दिया? NO2। तो क्या ये आपको 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन लग रहा है या नहीं लग रहा? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। बोलो सारे बोलो। मेरे भाई प्यार से इसे 2,4 DNP बोलते हैं। 2,4 DNP, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसका एक और नाम है ब्रडीज रीजन। क्या नाम है भाई? ब्रडीज रीजन। ब्रडीज रीजन। मेरे भाई ये रिएक्शन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्या है नया, क्यों है इंपॉर्टेंट? 2,4 DNP जो है, इसे हम ब्रडीज रीजन भी बोलते हैं। ये दरअसल कलर्ड प्रोडक्ट देता है। ये कलर्ड होता है, ये कलर्ड प्रेसिपिटेट आता है। ऑरेंज, येलो, रेड, ये कलर्ड आते हैं। तो ये रिएक्शन को हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन के भाव इतने बढ़ जाते हैं। और ये वाली रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? कौन सा NH2 लिया जाएगा? केवल इसके लिए। मेरे भाई जो NH2 अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो लिया जाएगा। इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है। आई थिंक यू जस्ट गेट इट आंसर। ये पलट के लिखना चाहिए। इसका लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसका नहीं कर पा रहा है, इन दोनों का कर रहा है, इसका नहीं कर पा रहा है। तो मेरे भाई आप समझ जाएंगे कि जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ये NH2 मुझे उधर लिखना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं NH2 NH CO NH2। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है कि एडवांस में पूछ चुका है। तो मेरे भाई इधर तो वाटर निकल जाएगा। अब आपका आंसर जो आएगा बहुत इजी आंसर। क्या है आंसर बताइए? pH, इधर आएगा N, NH, CO, NH2। मेरे भाई इसका नाम की बात करें तो इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड, ठीक है। जैसे आपने देखा प्रोडक्ट का नाम भी लिख रहे थे, हाइड्रोक्सिल से मिला ऑक्साइन, हाइड्रोजीन से मिलता है हाइड्राजोन। हाइड्रोजीन से क्या मिलता है? हाइड्राजोन। हाइड्राजोन। तो फिनाइल हाइड्रोजीन से क्या मिला होगा? फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 DNP में क्या मिला होगा? 2,4 DNP का हाइड्राजोन, हाइड्रोजीन था। हाइड्रोजीन से हाइड्राजोन मिलना तय है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 रिएक्शन में हाइड्राजोन मिला है। इन 3 रिएक्शन में आपको हाइड्राजोन मिला है। ध्यान से सुनना, एक छोटी से छोटी बात पर क्वेश्चन बना लिया जाता है। हाइड्राजोन। आप कहोगे लास्ट वाली रिएक्शन में क्या है? मेरे भाई सेमी कार्बेजाइड है, तो लास्ट वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट कैटेगरी है सेमी कार्बाजोन। कार्बाजोन, इट्स नॉट ए हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजोन, ये हाइड्राजोन होता है। हाइड्राजोन क्या सिंपल है, NN NN NN, इस टाइप का सेगमेंट मिलेगा। और ये आप देख लो, ये रिएक्शन आपके सामने होगी। अब कौन से पॉइंट मुझे यूज करने हैं नोट में? एक तो ये वाला पॉइंट मैं लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2,4 DNP, या इसका एक और नाम है ब्रडीज रीजन। ब्रडीज रीजन इज यूज्ड, सारे देखना, इज यूज्ड इन POC, practical organic chemistry, to what?
to identify carbonyl compounds. सुनना कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मेरे भाई कार्बोनाइल कंपाउंड अगर आपको कंफर्म करना है, कहीं कंटेनर में कंपाउंड पड़ा है और आपको पता नहीं उसमें कार्बोनाइल है या नहीं, तो आप उसमें ब्रेडीज रीजन डालो। अगर ब्रेडीज रीजन डालते हो और कलर्ड कंपाउंड आ रहा है, कलर्ड प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो पक्का उसके अंदर C डबल बॉन्ड O है। हाँ, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है ये नहीं बता पाएगा, ये केवल C डबल बॉन्ड O को कंफर्म करेगा। C डबल बॉन्ड O ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली। टू आइडेंटिफाई C डबल बॉन्ड O कंपाउंड्स, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन ओनली। ये इन्हीं दोनों के कंफर्मेशन के लिए यूज होता है कि वेदर एल्डिहाइड कार्बोनाइल है या नहीं। कार्बोनाइल में एल्डिहाइड है या कीटोन ये नहीं बता पाए, कार्बोनाइल है या नहीं ये बता रहे। ये दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक पॉइंट और है, ये हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख देता हूं, इन सब में बना है भाई हाइड्रोजन। ठीक है, अगला पॉइंट जो है बड़ा मजेदार है और इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। IIT जेईई ने एक बार एडवांस में जब ये क्वेश्चन पूछा तो किस तरीके से पूछा था वो मैं यहां आपको बताता हूं, देखिएगा जरा। 7th रिएक्शन, सारे लोग 7th रिएक्शन देखें। ये है आपका डबल बॉन्ड O वाला सेगमेंट और आपको ऐसा दिया गया NH3 NH2 NH3 प्लस, सारे लोग देखना मजेदार था, NH3 प्लस। ठीक है, और यहां था आपका I माइनस। देखो देखो देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब यार ये क्वेश्चन इससे मिल तो रहा है, मिलता जुलता तो है, लेकिन यहाँ NH2 है, यहाँ इन्होंने NH3 प्लस I माइनस और NH2 लिया है। घबराना नहीं, सेम आंसर बनाना है, सेम आंसर बनाना है। ये NH2 कंडेंस हो गया, वाटर निकल गया, N जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर घुमा दिया, NH2। आप इसे बनाएंगे सेम आंसर। अब आप कहोगे ये है क्या, ये है क्या? मेरे भाई यही समझना है आपको, ये सॉल्ट है विद HI, सॉल्ट है विद HI। क्यों लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट। दरअसल सुनना एक मजेदार चीज, हाइड्रोजन कैटेगरी के साथ एक समस्या होती है, इनमें नाइट्रोजन लोन पेयर लेकर खुले में घूमते हैं। अब मेरे भाई दुनिया में जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो चीज आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो मेरे भाई हाइड्रोजन कैटेगरीज ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से, रिलेटिव है, सब कुछ रिलेटिव है, ऑक्सीडाइज होने का खतरा रहता है। इसलिए लेबोरेटरी में जब कंटेनर में हम इसे रखते हैं, लेबोरेटरी में जब हम इसे कंटेनर में रखते हैं, तो हम साथ में इनऑर्गेनिक एसिड HX, HCl, HBr या HI डाल देते हैं और वो सॉल्ट फॉर्म में पड़ा रहता है। सॉल्ट फॉर्म में ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी नहीं होती। मैं लिख रहा हूं यहां पर, सिंस, ध्यान से देखेंगे सारे, hydrogens are very sensitive towards oxidation। सही बात है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है। Hence always, यहां पर लाइन खींच के लिख रहा हूं, always stored in form of their salts, with inorganic acid। इनऑर्गेनिक एसिड के साथ सॉल्ट फॉर्म में यूज करते हैं। बाकी वो लेबोरेटरी की चीज है कि इससे फिर HI कैसे निकालते हैं, वो सब आपकी टेंशन नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। जो कंटेनर में उन्होंने रखा था वो डायरेक्ट लिखा
जा सकता है। आपको सेम रिएक्शन करनी है, उसी तरीके से आंसर बनाना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ऐसा आईटी पूछ चुका है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट नहीं हटा रहा हूं बेटा यहां से। सात रिएक्शन हमने किए हैं इसमें, और रिएक्शन है जो आप अपने घर ले जाएं, ठीक है। थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में करते रहिएगा, अच्छा लगेगा आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10th। ओके, सेम कॉन्सेप्ट पर अगर मैं आगे चलता हूं, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, तो मैं आपको देता हूं NH2 NH2। तो आप समझ रहे हैं 2 हैं तो इधर भी 2 हैं, बुद्धि लगाना, 11 प्लस NH2OH, बुद्धि लगाना, पेंसिल से करना, 6 लाइन का गैप करना, पेंसिल से करना, 6 लाइन का गैप करना। 12th पर चलते हैं। 12th में ये देखिए मैंने क्वेश्चन दिया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये है अमोनिया एंड H+, वही है NH2ZN pH 4.5 to 6। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अमोनियम कार्बोनेट एंड डेल्टा, सेम चीज है, NH3H+ अमोनियम होगा, दिस यहां लिखना H2S डेल्टा। उसी से मॉडिफाइड रिएक्शंस हैं, तो आप प्रयास करिएगा सारे, बेटा प्रयास करना, खाली मत बैठना, बैठोगे खाली हाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। और इधर है अमोनिया H+, अमोनिया एंड H+। ये कुछ क्वेश्चंस NH2Z पर जो पढ़ा है हमने आज, तो उसे कर लीजिएगा। एक बहुत सिंपल सा सेगमेंट और है जो आप खुद सोच लीजिएगा, वो सेगमेंट ये है भाई कि अगर मैं आपको ये दे देता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे लोग देखिएगा, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड, ये CH3, और मैं नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन तो दे रहा हूं, लेकिन मेरे भाई अब 2 जेड है, जेड अलग अलग है, और सेम कंडीशन है भाई, pH 4.5 to 6। मेरे भाई मैकेनिज्म के नाम पर आपको कुछ नया थोड़े करना है, एवरीथिंग इज सेम। अगर तुम्हें याद हो कि हमने कैसे किया था, आज ही किया है, भूल थोड़े सकते हो, भूल गए हो क्या? पहले H+ क्या बढ़ाएगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा। फिर मेरे भाई NHZ का नाइट्रोजन अटैक करेगा। अगर आपको याद हो तो पिछली मैकेनिज्म में एक हाइड्रोजन जो था उसे यहां मैंने Z डैश बना दिया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नया क्या मिलने वाला, यहाँ OH, यहाँ N, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म थी, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म थी। देखो फिर ये क्या छोड़ देगा, H+। और अब मैंने आपसे पूछा था कि बताओ H+ कहां जाएगा, सारे लोग देखना, मैंने पूछा था बताओ H+ कहां जाएगा, तो क्या जवाब दिया था आपने, नाइट्रोजन या OH। नाइट्रोजन पे मैंने इसलिए मना किया था कि अगर तुम H डालोगे तो रिएक्शन वापस जाएगी, तो तुमने OH पे करा दिया था। और बताओ OH पे जाते ही सारे लोग देखना, ये CH3, ये OH2+, और ये NZ डैश। बताओ अब होगा क्या, वाटर निकलेगा। मेरे भाई यही समझना है, यही समझना है। जब वाटर निकलेगा तब इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस,
अब नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एलिमिनेशन वाला केस। पहले क्या था, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन था, तो जब इधर n ने इलेक्ट्रॉन दिया, डबल आया, तो n ने वो H छोड़ दिया था और आपका आंसर आ गया था C डबल बॉन्ड N। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर यहां प्लस आया और n ने इलेक्ट्रॉन दिया, जो कि दे रहा होगा, इधर से आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि n पर जब प्लस आएगा तो Z और Z डैश में कोई भी हाइड्रोजन नहीं। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं साफ साफ, इसके कार्बन के इस साइड पर H है, इस साइड पर H है, इस साइड पर नहीं है। तो पहले जब इधर H था तो C डबल बॉन्ड N आया था, और जब इधर H नहीं है तो C डबल बॉन्ड C आएगा। आप देख सकते हैं सारे के सारे, आप देख सकते हैं सारे के सारे H प्लस इस कार्बन से हटेगा, और आपको जो आंसर मिला है ना मेरे भाई, वो आपके सामने है। ये देखिए, पहले इमाइन आता था, C डबल बॉन्ड N में आता था, लेकिन ये है इन, इन एमाइन, इन एमाइन। और आपको इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस को महसूस करना पड़ेगा। मैं इसे यहां लिख सकता हूं, हमारा सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन। आप देख सकते हैं रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन, ये आपने रिएक्शन की है, अभी अभी रिएक्शन की है आपने, और आप देख सकते हैं इनेमाइन, इनेमाइन मिलता है, कार्बोनाइल गिव्स इनेमाइन। मजेदार चीज देखने के लिए तैयार हो जाओ, कार्बोनाइल होता है इलेक्ट्रोफिलिक और इनेमाइन है न्यूक्लियोफिलिक। तो एक इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल में बदल दिया। एक ने कहा आपको कैसे पता है न्यूक्लियोफाइल है? एल्कीन न्यूक्लियोफाइल ही होता है, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल ही होता है। तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप देखें, और इसके 2 क्वेश्चन ले लीजिए जो आप अपने घर से करके लाइए, ठीक है? आपने नंबर सेम ही कर लेता, ये 15 क्वेश्चन है, और मैं बस आपको 16th और 17th देता हूं, जो आप अपने घर से करके लाइए, ठीक है? अपने घर से कर लीजिए। 16th डबल बॉन्ड दो, NH H plus and 17 H प्लस से यहाँ P बनेगा, P पर मैंने डाल दिया CH3I, C बनेगा, और हाइड्रोलिसिस करेंगे R। तो मेरे भाई आज हमने किए हैं 2 छोटी छोटी रिएक्शंस, एक प्राइमरी अमीन के साथ कार्बोनाइल की और एक सेकेंडरी अमीन के साथ कार्बोनाइल। अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा, होमवर्क सीट का कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।